हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री 12th, दैट इज सॉल्यूशन। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, 12th क्लास का सॉल्यूशन। ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर योर ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू द चैप्टर। ओके, सो माय नेम इज राकेश यादव एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री क्लास 12, दैट इज सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट सॉल्यूशन बेसिकली बेटा दो पार्ट में टूटा है। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। वन ऑफ इट इज कॉल्ड सॉल्यूट, वन ऑफ इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूट बच्चों वो होता है जो लेस क्वांटिटी में मौजूद हो। सॉल्यूशन में जो लेस क्वांटिटी में मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और सॉल्यूशन में जो मोर क्वांटिटी में मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो फाइनली वी गेट व्हाट, सॉल्यूशन। जैसे ही हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, सॉल्यूशन। क्लियर है सबको? इतना तो सभी लोग जानते ही होंगे कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, सॉल्यूशन। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया तो हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक कम क्वांटिटी मौजूद होता है और दूसरा ज्यादा क्वांटिटी मौजूद होता है। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमको सिर्फ और सिर्फ कौन से सॉल्यूशन की बात करनी है। सो वी हैव टू ओनली टॉक अबाउट ट्रू सॉल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ हमको ट्रू सॉल्यूशन की ही बातें करनी है। बेटा ट्रू सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? सो ट्रू सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन एक्चुअली इन विच सॉल्यूट dissolves completely inside the solvent. Solute dissolves completely inside solvent. Solvent में जब solute पूरी तरह से dissolve कर जाएगा then we call that is true solution. तो true solution हम किसको बोलते हैं? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरह डिसॉल्व कर जाएगा। एंड थ्रू आउट द होल चैप्टर वी विल ओनली टॉक अबाउट ट्रू सॉल्यूशंस। हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? ट्रू सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड इज व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडीइंग सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ने की क्या जरूरत है? तो सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ने की क्या जरूरत है इसके बारे में आपको बता रहा हूं कि बच्चों मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू विल ऑब्जर्व इन योर नेचर दैट मोस्ट ऑफ द things are present in the form of solution. For example, if we talk about water which is known as universal solvent, तो water के बहुत सारे फॉर्म है ना। तो जनरली क्या है, ओशियंस में, सीज में, रिवर्स में, लेक्स में, है ना, पानी पाया जाता है। ठीक है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ क्वांटिटी व्हिच इज डिसॉल्व इनसाइड द वाटर। वाटर में बहुत सारी क्वांटिटी अलग अलग तरह की क्या रहता है, डिसॉल्व रहता है ना, सॉल्यूट के फॉर्म में डिसॉल्व रहता है। सो वी फॉर नोइंग द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को जानने के लिए हमको सॉल्यूट के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू नो द केमिस्ट्री इन डिटेल, केमिस्ट्री को डिटेल में जानने के लिए हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर सॉल्यूशन। इसी वजह से हम चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। सो बेसिकली इस चैप्टर में सबसे पहले हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे एंड दैट कंसंट्रेशन टर्म्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 11th। क्लास 11th में हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पहले से ही बातें कर चुके हैं। ठीक है, हम एक बार और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करते हैं एंड वहां से फिर हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू कराएंगे। सो यू आर गोइंग टू लव द लेक्चर इफ यू विल स्टे फॉर द होल लेक्चर। अगर आप पूरे लेक्चर के दौरान यहां पर रहे तो डेफिनेटली यू विल लव द लेक्चर। सी थोड़ी सी कैमरे की क्वालिटी जो है वो खराब है, बट फ्रॉम टुमारो आई विल मैनेज दैट। मैं कहीं ना कहीं से उसको किसी भी तरह मैनेज कर दूंगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस दैट व्हाट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। सबसे पहले हमको बात ये करनी है कि कंसंट्रेशन किसको हम बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आई मस्ट डिफाइन इट कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in solvent, amount of solute present in per liter of solution is called concentration. उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। मतलब जितना सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन में मिला हुआ है उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन।
सो बेसिकली बच्चों अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट का अमाउंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूट किसमें मेजर करेंगे हम, मोल में मेजर करने वाले, मोल में, और यहां पर क्या रहेगा, लीटर। सो द फाइनल यूनिट विल बिकम्स मोल पर लीटर। जो फाइनल यूनिट हो जाएगी हमारी वो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन की यूनिट हमारे पास आ गई मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। सो बेसिकली अपने पास कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है। उन कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम आपको बताते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से हैं, वो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने के बाद से एक्चुअली वी विल कम टू नो अबाउट द फॉर फाइंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट व्हिच हैज बीन डिसॉल्व्ड इनसाइड द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ने के बाद से आपको क्या समझ में आने वाला है, आपको ये समझ में आएगा कि जो अलग अलग तरह के सॉल्यूट सॉल्यूशन में मिले हुए हैं उनकी क्वांटिटी के बारे में आपको समझ में आएगा। यू विल एबल टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट, यू विल बी फाइंड आउट द समथिंग डिफरेंट इनसाइड द सॉल्यूशन, लाइक दैट कि सॉल्यूशन कितना मोलर है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, फॉर्मेलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है। दीज आर ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू द सॉल्यूशन। ये सब जो है कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो सॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स की बात हम करते हैं अब आगे। कंसंट्रेशन टर्म्स में बच्चों क्या क्या आने वाला है, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स को हम दो तरीकों से डिफाइन करते हैं। दो तरीकों में, पहले दो वे में हमने इसको बांट दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो पहले को हम बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, फर्स्ट वन इज कॉल्ड टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरा वाला जो कहलाता है वो होता है हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। फर्स्ट वन इज कॉल्ड टेम्परेचर डिपेंडेंट और सेकंड वन इज कॉल्ड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे दैट विल बी वॉल्यूम रिलेटेड, वो वॉल्यूम से संबंधित होंगे, और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे दैट विल बी मास रिलेटेड, वो मास से रिलेटेड होंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंट किससे रिलेटेड होगा, वॉल्यूम से। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट किससे रिलेटेड होगा, मास से। ओके, यू कैन से दैट कि वॉल्यूम जो होता है वो चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है, तो इसका मतलब वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। बट मास डज नॉट चेंज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। जब टेम्परेचर बढ़ता घटता है तो मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गॉट द पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में जो होता है वो टेम्परेचर सराउंडिंग का कम होता है, फिर जैसे ही दिन आता है, दिन होता है, 12 बजता है, 1 बजता है, तो फिर टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ने लगता है। तो इट डजंट हैपन कि मॉर्निंग में हमारा मास जो होगा वो कम होगा और ड्यूरिंग नून टाइम, है ना, उस टाइम पे हमारा मास जो होगा वो बढ़ जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है, इट जनरली डजंट हैपन्स, ठीक है। तो मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट में कौन कौन से पॉइंट्स आने वाले हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। दूसरा आने वाला है परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तीसरा आने वाला है मोलैरिटी। चौथा आने वाला है नॉर्मेलिटी। पांचवा स्ट्रेंथ, फिफ्थ नंबर स्ट्रेंथ, सिक्स्थ फॉर्मेलिटी। तो ये सब पॉइंट्स हमको स्टडी करने हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट ये सब कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, लाइक वेट बाय परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ, फॉर्मेलिटी, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसमें एक और आएगा बच्चों, एक और कौन सा आएगा, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। एक और आएगा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वॉल्यूम एंड पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। देखो ये जो ऊपर वाला टर्म होता है ये जनरली क्या रहता है, सॉल्यूट होता है, और नीचे वाला टर्म क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ऊपर वाला टर्म सॉल्यूट रहेगा जनरली, नीचे वाला टर्म सॉल्यूशन रहेगा। ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन, ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन, ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन, ठीक है। याद रखना है आपको, ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन, एक्सेप्ट द केस ऑफ द मोलैरिटी। मोलैरिटी का केस छोड़ करके, जब मोलैरिटी का केस आएगा विल डिस्कस अबाउट दैट। जब मोलैरिटी का केस आएगा हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें फर्स्ट वन कौन सा आता है, फर्स्ट वन आता है तुम्हारा परसेंट वेट बाय वेट, ठीक है। मास और वेट में कोई अंतर नहीं होता केमिस्ट्री में, याद रखना।
सेकंड वन की बात करें हम तो सेकंड वन आता है तुम्हारा मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. थर्ड वन आता है तुम्हारा मोलैलिटी. मोलैलिटी. फोर्थ वन आता है तुम्हारा परसेंट पीपीएम. पीपीएम वेट बाय वेट. पीपीएम वेट बाय वेट. पीपीएम से हमारी मीनिंग होती है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन. पीपीएम से हमारी मीनिंग होती है पार्ट्स पर मिलियन. तो पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट. ठीक है. तो ये तुम्हारे कुछ टर्म्स है. टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. ठीक है. इतना सभी लोग देख लें. क्लियर है क्या सबको? अगर क्लियर है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है. तो मैं इसको रफ करता हूं. अब इसको रफ करता हूं मैं. और पहला टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म के बारे में हम बात करेंगे विच इज परसेंट वेट बाय वॉल्यूम. जो हमारा है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम. तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम के बारे में फर्स्ट पहली बात है हमारी परसेंट वेट बाय वॉल्यूम के बारे में. तो बेटा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इसका फॉर्मूला देखो. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट. वेट ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट का वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें? मिलीलीटर में. और यहां पर सॉल्यूट का वेट किसमें लेना है हमको? ग्राम में लेना है. ठीक है. एंड एज वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंट, जैसा कि हम परसेंट के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए हम यहां पर क्या करेंगे 100 से इनटू करेंगे. एज वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंट ना, परसेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो परसेंट के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो उस टाइम पे हमको 100 से क्या करना पड़ेगा? इनटू करना पड़ेगा. एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको याद रखना है कि जो सॉल्यूट का वेट है इट इज इन ग्राम एंड सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया हुआ है दैट इज इन मिलीलीटर. ओके. इनटू में 100. सो इफ इनसाइड एनी न्यूमेरिकल इट हैज बीन गिवन, अगर ऐसा दिया होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया रहता है मिलीलीटर में, वेट सॉल्यूट का दिया रहता है आपको ग्राम में, सो यू कैन फाइंड आउट द परसेंट वेट बाय वॉल्यूम. तो आप आसानी से परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? परसेंट वेट बाय वॉल्यूम निकालने में कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? ठीक है. अब अगर तुमको कभी भी न्यूमेरिकल में किसी न्यूमेरिकल में अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का ना दिया रहे तो व्हाट यू नीड टू डू, तुमको करना क्या है, आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या करेंगे आप कि आप इसको सपोज कर लेंगे. यू विल सपोज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज 100 मिलीलीटर. आप मान लेंगे कि ये कितना है? 100 मिलीलीटर है. क्योंकि सॉल्यूशन जब भी हम लेते हैं तो 100% सॉल्यूशन की बात करते हैं. whenever we talk about solution then we used to talk simply 100% solution. So that is why we will always take the volume of solution. If it is not given inside the question then we will take the volume of solution as 100 milliliter. Got it? So second point की बात करते हैं हम. second concentration term की बात करते हैं which is what? percent volume by volume. जो क्या है? percent volume by volume है. So ये next है. तो इसकी हम बात करेंगे. इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन हम किस में लेने वाले हैं? मिलीलीटर में. एंड सॉल्यूट भी किस में लेने वाले हैं? मिलीलीटर में. एंड इनटू में क्या होगा? 100 होगा. ठीक है. सो दैट विल बी योर फॉर्मूला एज वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंट, देन दैट इज व्हाई वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100. इसी वजह से हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. एंड सेम लाइक दैट इफ इट इज नॉट गिवन इनसाइड द क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन देन वी विल सपोज इट एट व्हाट? 100 मिलीलीटर. तो हम इसको क्या कर लेंगे? सपोज कर लेंगे. कितना सपोज कर लेंगे? 100 मिलीलीटर के इक्विवेलेंट सपोज कर लेंगे. तो ये तुम्हारे पहले दो टर्म है, एक परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और दूसरा परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ठीक है. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस मच अबाउट दिस बिकॉज इट इज द टॉपिक ऑफ क्लास 11th. यू कैन आई एम जस्ट टेलिंग यू दीज थिंग्स टू जस्ट रिवाइज. मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको ताकि आप रिवाइज कर सकें. ठीक है. और जो इंपॉर्टेंट है बच्चों उन इंपॉर्टेंट के बारे में वी विल डिस्कस अबाउट. उनके बारे में हम जरूर बात करेंगे और उनके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. ओके. सो इतना अगर लिख लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले ले. ठीक है. मैं रफ कर देता हूं. थर्ड पे आते हैं हम. लेट अस कम टू द थर्ड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड विच इज जनरली कॉल्ड व्हाट? मोलैरिटी. जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं. सो थर्ड की बात करते हैं हम. थर्ड वन है हमारा थर्ड कंसंट्रेशन टर्म
which is temperature dependent, with known as molarity. Remember, it is always denoted by capital M. ये हमेशा किससे डिनोट होता है? कैपिटल M से डिनोट होता है. ठीक है. So we will write the definition of the molarity. So लिखते हैं number of moles of solute. Number of moles of solute present in 1 liter of solution. Present in 1 liter of solution is called molarity. उसको हम क्या बोलते हैं? molarity बोलते हैं, which is denoted by capital M. Number of moles of solute present in 1 liter. 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स मौजूद हैं सॉल्यूट के, वही कहलाता है मोलैरिटी. 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी. ठीक है. आगे बढ़े, इसका फॉर्मूला लिखें तो हम लिखेंगे मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, मोलैरिटी बराबर डिनोटेड बाय कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. किसमें लेंगे? इन लीटर्स. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये होगा आपका फॉर्मूला. अगर मैं यहां लिखूं M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर मैं दिखा दूं N से, तो M इज इक्वल्स टू N अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो ये वॉल्यूम और नीचे छोटा सा लगा दिया L. तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू N अपॉन VL. ठीक है. अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको याद है क्या? क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा. दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट. वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट. ये होता है तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला. वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट. सो दैट कैन बी रिटन लाइक N इज इक्वल्स टू W अपॉन, और इसको हम लिख देते हैं M नॉट, जो कि जनरली किताबों में लिखा रहता है. तो N इज इक्वल्स टू W अपॉन M नॉट. W क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट. और ये M नॉट क्या है? मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट. M नॉट इज द मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, W इज द वेट ऑफ सॉल्यूट. तो अगर मैं क्या करूं कि इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, दिस फॉर्मूला विच आई हैव रिटन हियर, ये वाला फॉर्मूला, इसमें मैं अगर N की वैल्यू W अपॉन M नॉट उठाकर यहां रखता हूं तो M बराबर क्या आ जाएगा? W अपॉन M नॉट, W अपॉन M नॉट इंटू VL. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी दैट वी हैव. ये फॉर्मूला है अपना किसका? मोलैरिटी का. दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी दैट वी हैव. ठीक है. मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट. रिमेंबर, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, नॉट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का नहीं है. मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूट. ठीक है. तो इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ सबको? मोलैरिटी क्लियर हुआ? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ताकि हम आगे बढ़े. ओके. सो शुड आई रफ दैट? ओके. तो मोलैरिटी क्लियर है? मोलैरिटी सबको समझ में आया? मोलैरिटी किसको बोलते हैं हम? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम थोड़ा साइड में लिख लेंगे ताकि बाद में जब हमको यूज में आए तो हम इसको यूज कर सकें. ठीक है. ओके. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम यहां लिखते हैं M इज इक्वल्स टू W अपॉन M नॉट इंटू VL. ये है तुम्हारा मोलैरिटी का फॉर्मूला, जिसको हमने साइड में लिख दिया. सो ना नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज व्हाट कॉल्ड स्ट्रेंथ. अब ये स्ट्रेंथ के बारे में इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि इसमें बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. स्ट्रेंथ S. ठीक है. अब S स्ट्रेंथ की बात करते हैं. स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो देखो, इसका जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन.
mass of solute present in per liter of solution. Look, if we took the formula, if we write the formula of strength, तो mass of solute, तो यहां हम लिखेंगे mass of solute, solute का mass upon volume of solution, volume of solution in liter, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अगर छोटा करके लिखें तो लिखेंगे S इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो हम इसको लिख देते हैं W अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब हम लिखेंगे VL. ठीक है. नेवर बी कंफ्यूज इन स्ट्रेंथ एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट. कभी आप लोग कंफ्यूज मत होना स्ट्रेंथ और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को लेकर के. सी, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट तुमको क्या कहता है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट तुमको क्या बोलता है कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर. बट यहां पर स्ट्रेंथ वाले केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. स्ट्रेंथ के केस में वॉल्यूम जो होता है वो लीटर में लिया जाता है, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट वाले केस में हम वॉल्यूम को किसमें लेते हैं? मिलीलीटर में लेते हैं. सो दैट इज व्हाई स्ट्रेंथ जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. बिकॉज मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स यूज्ड टू थिंक दैट कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और स्ट्रेंथ में तो फिर कोई अंतर ही नहीं रहा. क्यों? क्योंकि यहां भी हम कह रहे हैं वेट बाय वॉल्यूम, यहां भी बोल रहे हैं वेट बाय वॉल्यूम, बट द मेजर डिफरेंस इज दैट कि इसमें हम लीटर में बात करते हैं और इसमें हम मिलीलीटर में बात करते हैं. ठीक है. सो स्ट्रेंथ इज क्लियर. स्ट्रेंथ सबको क्लियर है? रफ कर दें. ओके ओके. सो यहां से हमने स्ट्रेंथ सीख लिया, स्ट्रेंथ क्या होता है. अब इसके बाद हम अगली बात करते हैं विच इज कॉल्ड नॉर्मैलिटी, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मैलिटी. नॉर्मैलिटी जिसको हम डिनोट करेंगे किससे? कैपिटल N से डिनोट करेंगे. तो नॉर्मैलिटी क्या है? ठीक है. तो नॉर्मैलिटी को समझने के लिए बच्चों हमको मोलैरिटी को थोड़ा रिकॉल करना पड़ता है. कोई बात नहीं. तो हम नॉर्मैलिटी लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, number of equivalent of solute in per liter of solution, in per liter of solution. ये है तुम्हारा डेफिनेशन किसका? नॉर्मैलिटी का. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. एक लीटर सॉल्यूशन में, एक लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने इक्विवेलेंट मौजूद हैं? एक लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने इक्विवेलेंट मौजूद हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मैलिटी. दैट इज कॉल्ड नॉर्मैलिटी. सो इफ वी राइट द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मैलिटी, अगर हम नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला लिखें तो देखो नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू, नॉर्मैलिटी बराबर नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट अपॉन नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट. ये होगा तुम्हारा फॉर्मूला. नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है. जैसे हम उसमें लिखते थे, मोलैरिटी में लिखते थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसी तरह इसमें लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है. तो इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो N इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट को हम EQ से दिखा रहे हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दैट इज VL. ठीक है. तो नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला हुआ तुम्हारा N इज इक्वल्स टू EQ अपॉन VL. अब ये जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है? इक्विवेलेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? तो बेटा इक्विवेलेंट जो होता है, इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. ये इसके बराबर होता है. इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या फिर इक्विवेलेंट मास भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. तो अगर मैं इक्विवेलेंट की जगह पर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट यहां पर लिख दूं तो क्या मिलने वाला है मुझे? तो मुझे मिलेगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू VL.
ठीक है, VL क्या डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहां देखो, यहां पर इक्विवेलेंट वेट, ये इक्विवेलेंट वेट एक नई चीज है, तो इस इक्विवेलेंट वेट का भी हमारे पास फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। ये फॉर्मूला अपने पास, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। इसको मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास लिख देते हैं, छोटा पड़ेगा, इज इक्वल्स टू मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास किसका, इक्विवेलेंट वेट या फिर इक्विवेलेंट मास का। तो इक्विवेलेंट वेट की जगह पे हम मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर लिख सकते हैं, तो हम यहां लिखेंगे वेट अपॉन, इक्विवेलेंट वेट की जगह लिखना है मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर, यहां लिखेंगे इनटू में VL। ठीक है, ये नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू चल रहा है सब। अब ये एन फैक्टर जो है उठ के ऊपर जाएगा, तो नॉर्मैलिटी का एक फॉर्मूला आएगा अपने पास, वेट इंटू एन फैक्टर अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू में क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ योर नॉर्मैलिटी। ये नॉर्मैलिटी का आपके पास क्या आया, फॉर्मूला आया। देखो एक बार और समझाते हैं कैसे आया। नॉर्मैलिटी क्या लिखा था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के जितने इक्विवेलेंट मौजूद होंगे पर लीटर सॉल्यूशन में। तो नॉर्मैलिटी बराबर क्या हो गया, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट अपॉन VL मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल्स टू। अब हमने क्या किया कि इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट की जगह पे रखा हमने वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू VL। इक्विवेलेंट वेट का हमारे पास फॉर्मूला होता है मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर, तो हमने इक्विवेलेंट वेट की जगह रखा मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर को उठा करके हम ऊपर लेकर गए, तो n इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग दैट यू विल गेट हियर, जो सबसे सरप्राइजिंग चीज आपको मिलने वाली है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी के बीच में आपको रिलेशन मिलने वाला है। लुक, यहां वापस आते हैं हम देखते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और यहां देखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर। मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी है तुम्हारी, दिस होल क्वांटिटी कैन बी रिटन इज इक्वल्स टू मोलैरिटी। क्या इसको हम मोलैरिटी के बराबर रख सकते हैं क्या, क्योंकि हमारे पास मोलैरिटी का यही फॉर्मूला आया था। तो इसको अगर हम मोलैरिटी के बराबर रख देंगे, इफ वी put here m is equals to weight of solute upon molar weight of solute into volume of solution into liter, अगर रख देते हैं तो क्या फॉर्मूला आने वाला है, दैट इज n is equals to नॉर्मैलिटी बराबर मोलैरिटी into n फैक्टर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मैलिटी। ये मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी के बीच का आपका रिलेशन हो गया। नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। इतना क्लियर है? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, साइड में लिखते हैं फॉर्मूले को। नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या आया था, नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर, और यहां पर इनटू में था एन फैक्टर। ठीक है, दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मैलिटी। ये नॉर्मैलिटी का आपके पास क्या था, फॉर्मूला था, है ना। अब वहां से वो जो फॉर्मूला मैंने लिखा है एन बराबर एम इंटू एन फैक्टर, एम इंटू एन फैक्टर, तो ये जो मोलैरिटी है तुम्हारा, दिस मोलैरिटी, ये जो मोलैरिटी की आप बात कर रहे हो और ये जो नॉर्मैलिटी की बात कर रहे हो, तो शुरुआत में नॉर्मैलिटी बराबर क्या लिखा था हमने, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर लिखा था। मोलैरिटी के लिए क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर लिखा था। यहां आया एन फैक्टर, हियर इट कम्स एन फैक्टर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कैंसिल आउट हो गया। यहां से क्या बचा तुम्हारे पास, इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एन इंटू एन फैक्टर, equivalent is equals to n into n factor, and again this is also very important formula। ये भी
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का इक्विवेलेंट निकालने के लिए व्हेन यू विल हैव नंबर ऑफ मोल्स एंड एन फैक्टर, जब आपको नंबर ऑफ मोल्स और एन फैक्टर दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या सबको क्लियर है? ओके, सो कैन वी राइट दैट फॉर्मूला हियर? क्या उस फॉर्मूले को हम उठा करके यहां रख दें? तो लिख दिया हमने n बराबर m इंटू n फैक्टर, एंड अगेन ये वाला फॉर्मूला हमने रख दिया इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n इंटू n फैक्टर। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये अभी n फैक्टर होता क्या है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी है हमें कि व्हाट इज कॉल्ड n फैक्टर। n फैक्टर हम किसको बोलते हैं, n फैक्टर किसको कहा जाता है, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट n फैक्टर। n फैक्टर की बात करते हैं हम कि n फैक्टर हम किसको बोल रहे हैं बार बार। सो n फैक्टर आप कैसे निकालोगे? लुक, किसी भी सॉल्यूशन में आप जो सॉल्यूट मिलाओगे वो सॉल्यूट कोई ना कोई कंपाउंड होगा, एंड दैट कंपाउंड आइदर विल बी एसिडिक और विल बी बेसिक और विल बी न्यूट्रल। या तो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। तो सॉल्यूट जो आप मिलाने वाले हो वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ही हो सकता है। अब उसमें से आप n फैक्टर पता करोगे। एसिडिक है तो n फैक्टर पता कर सकते हो, बेसिक है तो n फैक्टर पता कर सकते हो, और न्यूट्रल आई मीन सॉल्ट है तो आप n फैक्टर पता कर सकते हो। अब कैसे पता करेंगे उसके लिए बात करते हैं। तो फॉर एसिड्स के लिए हमको बात करनी है n फैक्टर। सी जनरली एसिड्स आर H प्लस आयन डोनर। एसिड जो होते हैं वो H प्लस आयन डोनर होते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने कहा कि हमारे पास H2SO4 है, H2SO4। तो H2SO4 है तो H2SO4 टूटेगा तो क्या बनाएगा, H प्लस प्लस HSO4 नेगेटिव बनाएगा। फिर HSO4 टूटेगा, HSO4 टूटेगा और बनाएगा H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, है ना। तो ये कितने H प्लस इसने बनाए? टोटल 2H प्लस बनाए ना, 2H प्लस। मतलब टोटल कितने H प्लस आयन रिलीज हो रहे हैं? 2। तो किसी एसिड से जितने H प्लस आयन रिलीज हो जाते हैं, किसी एसिड से जितने H प्लस आयन डोनेट हो जाते हैं, उसी को हम बोलेंगे n फैक्टर। मतलब यहां पर 2 H प्लस आयन डोनेट हो रहे हैं तो यहां के लिए इस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के लिए n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। n फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। उसी तरह अगर मैं फास्फोरिक एसिड की बात करूं, H3PO4 की बात करूं, तो H3PO4 में से कितने H प्लस आयन रिलीज होने वाले हैं? 3। तो 3 H प्लस आयन जब रिलीज होंगे तो उसके लिए फास्फोरिक एसिड के लिए हमारा n फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड की बात क्लियर है। उसी तरह हम बेस की बात करते हैं। फॉर बेस की बात करें, फॉर बेसिस, तो बेटा बेसिस के केस में जितने OH माइनस आयन रिलीज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा MgOH का होल ट्वाइस, अगर मैंने ये लिखा तो यहां से डायरेक्टली हम तोड़ देते हैं Mg2+ के फॉर्म में टूटेगा प्लस, और यहां पर OH जो होगा, OH कितने OH मिलने वाले हैं तुमको? 2 OH मिलने वाले हैं, 2 OH नेगेटिव। हाउ मेनी OH यू आर गोइंग टू ऑब्टेन? OH माइनस आयन कितने मिलने वाले हैं आपको? तो 2 मिलने वाले हैं। तो यहां के लिए MgOH होल ट्वाइस के लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए n फैक्टर जो होगा, दैट n फैक्टर विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? 2। ये n फैक्टर जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मैं NaOH की बात करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से कितने OH माइनस आयन निकलने वाले हैं? 1। तो 1 OH माइनस आयन निकलेगा तो उसके लिए n फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। तो एसिड और बेस का केस समझ में आया कि एसिड और बेस में कैसे चेक करना है, आपको n फैक्टर कैसे लेकर के आना है। रफ करें हम इसको, ठीक है, ओके। बात करते हैं हम सॉल्ट की। फॉर सॉल्ट या फिर फॉर न्यूट्रल कंपाउंड, सॉल्ट की बात करें चाहे न्यूट्रल कंपाउंड की बात करें, तो न्यूट्रल कंपाउंड या फिर सॉल्ट की जब हम बात करेंगे तो इसमें हमको क्या चेक करना रहता है? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। सॉल्ट के केस में हमको क्या चेक करना रहता है? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अगर हमको मैग्नीट्यूड पता चल जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का, तो वही एक्चुअली n फैक्टर होता है। n फैक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनसाइड एन सॉल्ट और इनसाइड एन न्यूट्रल कंपाउंड।
फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आप लोगों को कहूं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि हमारे पास मान लो NaCl है, सिंपली वी आर टेकिंग NaCl, तो NaCl अगर हम तोड़ेंगे तो NaCl ब्रेक करेगा Na प्लस और Cl नेगेटिव में। Na प्लस अगर हम तोड़ेंगे तो NaCl तोड़ेंगे तो Na प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेक करेगा, तो ये जो तुम्हारा Na प्लस आयन है और ये जो तुम्हारा Cl नेगेटिव आयन है, ठीक है, ये जो तुम्हारा कैटायन है, ये जो तुम्हारा एनायन है, तो इस पे देखो तुम कितने पॉजिटिव चार्ज 1 और इस पे कितना नेगेटिव चार्ज 1, तो मैग्नीट्यूड चार्ज का कितना है 1 1 है, मैग्नीट्यूड चार्ज का कितना है 1 है, पॉजिटिव का भी 1 नेगेटिव का भी 1, तो n फैक्टर विल बी इक्वल्स टू, n फैक्टर कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया Al2SO4 होल थ्राइस, मान लो ये ले लिया Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्ट है, ठीक है। अब इसमें देखो कितने एल्यूमिनियम निकलने वाले हैं, कितने एल्यूमिनियम निकलने वाले हैं, तो बेटा तुम्हारे 2 एल्यूमिनियम है ना, 2Al, 2 एल्यूमिनियम निकलने वाले हैं तुम्हारे पास, तो एक एल्यूमिनियम पे 2Al3+, ठीक है, 2Al3+ प्लस SO4 कितना है थ्राइस, तो एक SO4 पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है 2 नेगेटिव होता है ना। अब अगर ये मान लो 3 है तो कितना नेगेटिव चार्ज होगा 6 नेगेटिव होगा, और यहां पर कितना होगा 6 पॉजिटिव होगा, 2 एल्यूमिनियम, तो एक एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज कितना 3+, तो 2 पे कितना हो जाएगा 6+, उसी तरह SO4 के होल थ्राइस पे SO4 पे कितना रहता है, SO4 पे सल्फेट के आयन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है 2, और यहां पर कितने हैं 3, तो 2 3 या 6, तो 6 नेगेटिव 6 पॉजिटिव, तो यहां पर क्या लिखा है हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हमको चेक करना है, तो यहां पर भी 6, यहां पर भी 6, दोनों में कितना कितना है 6 6 है, तो यहां पर n फैक्टर कितना आ जाएगा, सो n फैक्टर विल बी इक्विवेलेंट टू हाउ मच 6, n फैक्टर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। So n factor we have discussed about n factor for acid, for base and for salt. Acid, base, salt तीनों के लिए n factor हमने लिखा, ठीक है। आगे बात करें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर लेते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हम सिर्फ बताने वाले हैं, बाकी आपने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा 11th क्लास में। फॉर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में आप कैसे पता लगाओगे n फैक्टर के बारे में, तो n फैक्टर विल बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के दौरान जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं उसी को n फैक्टर कहा जाता है। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के दौरान जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं n फैक्टर बोलते हैं। जैसे वन ऑफ द फेमस एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को अगर तुम एसिडिक सॉल्यूशन H+ आयन में अगर तुम डिसॉल्व कराओगे तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो खुद रिड्यूस हो जाता है और खुद रिड्यूस होकर बनाता है Mn2+, ठीक है। तो यहां पर तुम देखो, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -8, ये +1, ये +7, तो ये +7 से कहां गया +2 पे गया, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने 5, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए 5, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा। सो n फैक्टर विल बी इक्विवेलेंट टू हाउ मच 5। उसी तरह अगर इसको बेसिक सॉल्यूशन में मिला दें तो बेसिक सॉल्यूशन में मिलाने के बाद से आपको क्या मिलने वाला है K2MnO4 मिलेगा, है ना। और उसी तरह अगर तुम सॉल्ट में मिला दो इसको तो तुमको क्या मिलेगा, ओके आई एम राइटिंग हियर KMnO4 को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन मिला दें OH- आयन में मिला दें तो बेटा यहां पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट -8, यहां पर +1, यहां पर +7, और यहां पर हमने बेसिक सॉल्यूशन मिलाया है, इसीलिए यहां से क्या बनने वाला है तुम्हारा K2MnO4। तो यहां से ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -8, इसका होगा +2, यहां बचेगा +6, तो +7 से कहां गए तुम +6, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 1, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, n फैक्टर विल बी इक्विवेलेंट टू 1, n फैक्टर 1 के इक्विवेलेंट होगा। और अगर हम सॉल्ट की बात करें तो KMnO4 है हमारे पास, KMnO4 में को हमने
किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में डिसॉल्व करा दिया, तो यहां से हमको क्या मिलता है, MnO2। MnO2, तो इसके ऊपर चार्ज कितना जाने वाला है, इसके ऊपर चार्ज कितना जाने वाला है, -4, और यहाँ पर क्या था, +1, यहाँ क्या था, -8, यहाँ क्या रहेगा, +7, तो +7 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, +4, तो +7 से +4 पे गया, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 3, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो n फैक्टर इज इक्वल्स टू 3। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होंगे वही n फैक्टर कहलाएगा। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के केस में, जैसे यहां तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो और फिर ये लूज भी कर सकता, रिड्यूसिंग एजेंट रहता तो लूज करता, तो इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता तो कुल मिलाकर हमको गेन और लूज से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, हमको गेन या लूज से कोई लेना देना नहीं है, हमको इस चीज से मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उसके अकॉर्डिंग हम जो होंगे हम अपनी बात करेंगे। ठीक है, तो इतना सबको क्लियर है, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। सो दिस इज अबाउट द, ये हमने बात कर ली पूरी की पूरी किसके बारे में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात किया, नॉर्मेलिटी के बारे में बात किया, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात किया। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करेंगे फॉर्मेलिटी की। व्हाट इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी, अब फॉर्मेलिटी किसको कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो रफ करता हूं मैं इसको। आई होप सबको समझ में आ रहा है, सबको मजा भी आ रहा होगा। ओके, फॉर्मेलिटी, अगला टर्म हमारा नंबर ऑफ फॉर्मोल, नंबर ऑफ फॉर्मोल प्रेजेंट इन per liter of solution, number of formol present in per liter of solution is called formality of the solution। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी को हम जनरली डिनोट करेंगे F से। सो फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, फॉर्मेलिटी मतलब कैपिटल F बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ फॉर्मोल, तो फॉर्मोल को हम दिखाएंगे छोटे f से अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये रहेगा, तो तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल F इजिकल्स टू कैपिटल F बराबर छोटा f अपॉन VL, ये होगा तुम्हारा फॉर्मूला। फॉर्मेलिटी इजिकल्स टू, फॉर्मेलिटी इजिकल्स टू फॉर्मोल, फॉर्मेलिटी इजिकल्स टू नंबर ऑफ फॉर्मोल प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ फॉर्मोल प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या इतना सबको क्लियर है, क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है, बताइए बताइए। ठीक है, ठीक है। सो जैसे हम नॉर्मेलिटी के केस में लिखते थे इक्विवेलेंट की बात, उसी तरह फॉर्मेलिटी के केस में हम लिखेंगे। तो ये जो फॉर्मूल है तुम्हारा, फॉर्मूल को जब तुम डिफाइन करोगे तो व्हाट यू विल गेट, फॉर्मूल से आपको क्या मिलने वाला है, जैसे तुम नंबर ऑफ मोल से निकाल रहे थे, तो नंबर ऑफ मोल से क्या निकाल रहे थे तुम, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर्मूल से आप क्या निकालोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब W अपॉन फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मोल इज इक्वल्स टू, फॉर्मोल इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास, फॉर्मोल इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास। मतलब कि फॉर्मोल की जगह पे हम लिख सकते हैं, फॉर्मोल की जगह पे हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, यहां पर हम लिख सकते हैं इसको इक्वल टू में आगे बढ़ाता हूं मैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास इनटू में VL, इतना लिख सकते हैं। कैन वी राइट लाइक दैट, यस वी कैन राइट, यस हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि फॉर्मूला मास क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। तो बेटा फॉर्मूला मास का मतलब होता है कि द ऑब्जर्व्ड मास, द ऑब्जर्व्ड मास ऑफ अ, द ऑब्जर्व्ड मास ऑफ अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड का जो ऑब्जर्व्ड मास होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास, द ऑब्जर्व्ड मास ऑफ कंपाउंड। जैसे तुम बोलते हो मोलर मास, ठीक है,
मोलर वेट, ठीक है। तो मोलर वेट जो होता है वो कैलकुलेटेड होता है। जैसे मैं कहूं कि NaCl है, तो NaCl का मोलर वेट लिखो, तो तुम तुरंत उठा करके लिख दोगे कि Na का 23, Cl का 35, और 35 और 23 58 पॉइंट समथिंग तुम उठा करके लिख दोगे 58.5। तो ये जो तुमने निकाला है ये मोलर वेट है, कैसा, कैलकुलेटेड। लेकिन यहां पर क्या है, ऑब्जर्व्ड मास लिखना पड़ता है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मूला मास, ठीक है। द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। तो फॉर्मेलिटी इज इक्विवेलेंट टू आ जाएगा तुम्हारा, फॉर्मेलिटी बराबर इतना लिखोगे तुम, वेट अपॉन फॉर्मूला मास मतलब ऑब्जर्व। तो अभी तक हम लिख रहे थे एम नॉट किसके लिए, मोलर वेट के लिए लिख रहे थे जो कैलकुलेटेड था। अब मतलब थ्योरेटिकल के लिए तुम लिख रहे थे उतना, अब ऑब्जर्व के लिए तुमने सीधा ऐसा लिख दिया एम ऑब्जर्व्ड। अब तक जो मोलर वेट लिख रहे थे वो थ्योरेटिकल के लिए था, अब तुम ऑब्जर्व के लिए लिखोगे, इनटू में क्या लिख दोगे, VL लिख दोगे। ये तुम्हारा फॉर्मेलिटी का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर तुम एक बात और गौर से देखो तो बेटा नॉर्मेलिटी के केस में तुमने एक फॉर्मूला बनाया था। देखो ये तुम्हारा जो था एम नॉट, ये थ्योरेटिकल फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा कैसा है, ऑब्जर्व्ड फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम, वी विल डिस्कस लेटर, हम बाद में बातें करेंगे इसके बारे में, क्योंकि इससे हमको एक रिलेशन लेकर के आना है, दैट व्हाट इज कॉल्ड वान हाफ फैक्टर, जिसको हम वान हाफ फैक्टर बोलते हैं। बट जब हम वान हाफ फैक्टर के बारे में एक्चुअली पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। फिलहाल फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट ऑब्जर्व्ड, मोलिक्यूलर ऑब्जर्व्ड वेट ऑफ सोल्यूट जो ऑब्जर्व हुआ, molecular observed weight of solute into volume of solution in liter, so that is the formula of formality, ठीक है। तो मुझे लगता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट के जितने भी टर्म्स मैंने तुम लोगों को बताए थे वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गए, केवल हमारा ppm बचा है, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन भी हम जल्दी से खत्म कर लेते हैं ताकि टेम्परेचर डिपेंडेंट जितने भी थे सबको खत्म कर लिया जाए। पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं हम, ppm की बात करते हैं हम, ओके। ppm वेट बाय वॉल्यूम, ppm वेट बाय वॉल्यूम की सबसे पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करेंगे। तो ppm वेट बाय वॉल्यूम में क्या लिखना है आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट का वेट किस में लेना है, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, मिलीलीटर में लेना है। बेटा परसेंट जब ppm की जगह पे तुम लिख रहे थे परसेंट, तो इंटू में 100 कर रहे थे कि नहीं, ppm की जगह पे जब परसेंट लिख रहे थे तो इंटू में 100 कर रहे थे। ppm मतलब क्या, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो जब तुम पार्ट्स पर मिलियन की बात करोगे तो इसके लिए क्या करोगे, तुम 10⁶ कर दोगे। जब पार्ट्स पर मिलियन ppm की बात करेंगे हम तो लिख देंगे 10⁶, सो दैट विल बी अवर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। अब पार्ट्स पर मिलियन क्या बताता है हमको, देखो जैसे एयर का कंपोजिशन, एयर के कंपोजिशन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन ये सब मौजूद है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। लेकिन एयर के पॉल्यूटेंट्स भी तो मौजूद हैं, तो एयर के पॉल्यूटेंट्स एयर में ट्रेसेस में मौजूद होते हैं, बहुत कम अमाउंट में मौजूद होते हैं। तो उनके अमाउंट को जब हम मेजर करते हैं ना तो पार्ट्स पर मिलियन में, मतलब एयर का 1 मिलियन, जब एयर 1 मिलियन होगा तो उसमें कितने पार्ट्स पॉल्यूटेंट्स के होंगे। अगर 1 मिलियन एयर का पार्ट ले लिया तो उसमें कितने पार्ट्स पॉल्यूटेंट के होंगे, क्योंकि मिलियंस में वो कितना होता है, 10, 20, 50, 100, 200, 500, मतलब मिलियंस के कंपैरिजन में आप बात कर रहे हो। जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो उसके कंपैरिजन में आप बात कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट अवर पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ परसेंट लिखते तो यहाँ 100 से इंटू करते, ppm लिख दिया तो 10⁶ से कर दिया। उसी तरह हम ppm की बात करें, ppm किसमें, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, तो यहां पर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लेना है हमको, मिलीलीटर में, और ये भी किसमें लेना है, मिलीलीटर में, इनटू में 10⁶। सो दैट इज आवर व्हाट, ppm। ये हमारा ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों के दोनों किसमें ले जाएंगे, मिलीलीटर में, इनटू में 10⁶ कर दिया। यहाँ परसेंट लिखते तो 100 करते, और ppm पार्ट्स पर मिलियन लिख दिया तो हमने 10⁶ लिख दिया।
सो टेम्परेचर डिपेंडेंट जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स थे उन सबके बारे में आज हमने बात कर ली। मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी टाइप का डाउट रहा होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट चीजों को पढ़ने की कोशिश की गई और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के बारे में अब हम कल बातें करेंगे। सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स विल बी डिस्कस टुमारो एंड दैट विल गेट एंडेड इन नेक्स्ट लेक्चर। वो भी नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द सॉल्युबिलिटी। उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी हेनरी लॉ की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो सभी लोग पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें एंड थैंक यू वेरी मच।